हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है और दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो देखिए पहली हेडिंग है वैद्युत रसायन। होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा मतलब साइंस के अंदर की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी होती है उस रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का या उनके बीच संबंध का अध्ययन हम करते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। समझे इसको ध्यान से। देखिए एक तो क्या है केमिकल एनर्जी है और एक है विद्युत ऊर्जा जिससे कि हमारे सारे उपकरण चलते हैं, घर में फैन फ्रिज वगैरह चलते हैं, ये क्या होती है विद्युत ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच में अगर हम परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं मतलब परस्पर चेंजिंग का अध्ययन करते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे कि ये बैटरी है, इस देखिए इसके अंदर जो होती है बैटरी के अंदर कैसी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं केमिकल होते हैं बहुत सारे, तेजाब वगैरह H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसके अंदर बैटरी के अंदर होता है। तो क्या होती है रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर भरी हुई होती है। जब हम इसको बाहर से चार्ज करते हैं इसको, तो क्या आती है विद्युत ऊर्जा आती है। मतलब विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में। और जब हम बैटरी से ऊर्जा लेते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा किस में चली जाती है, विद्युत ऊर्जा में बनके चली जाती है। तो इसके बीच में जो परस्पर रूपांतरण का अध्ययन हम करते हैं उसी को बोलते हैं वैद्युत रसायन। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं हेडिंग को। ओके चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है, देखिए दूसरी हेडिंग है इसमें विद्युत अपघटन। विद्युत के द्वारा जो अपघटन होता, मतलब अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे कि किसी विद्युत अपघटकी, तो विद्युत अपघटकी हमने क्या ले लिया, H2 ले लिया, पानी ले लिया। यहाँ पे विद्युत अपघटके का विद्युत धारा द्वारा अपघटन, मतलब इसके अंदर क्या करिए, इस बैटरी से क्या इसमें करंट प्रवाहित करा है, विद्युत धारा प्रवाहित करी है, तो इसके द्वारा क्या हुआ है, इस H2O का पानी का अपघटन हुआ है। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलकर चली जा रही है वाष्प के रूप में। जैसे पानी गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, पानी का हो जाएगा अपघटन। तो यहाँ पर हमने किससे करा है, विद्युत के द्वारा अपघटन करा, मतलब विद्युत धारा भेजी है तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस हेडिंग को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं जल अपघटन, जल अपघटन। तो जल अपघटन किसके द्वारा किया गया है, विद्युत के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है इलेक्ट्रोड। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। तो इस तरीके से आपको समझना है इलेक्ट्रोड क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में रखा जाता है, तो कोई धातु की छड़ है, जैसे कि हमने कोई धातु की छड़ इसके अंदर क्या ले ली है, ये धातु की छड़ ले ली हमने किसकी, ये जो छड़ है ये वाली आपको जो दिखाई दे रही है ये छड़ है Zn की। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवड़ के विलयन में रखा जाता है, तो देखिए Zn की धातु है तो इसको हमने Zn यहाँ पर जिंक सल्फेट के विलयन में इसको रख दिया है, और इधर किसकी ले लिए, कॉपर की ले लिए, ये जो छड़ है इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया है। तो इसी बात को ये फॉलो कर रहा है कि उसी धातु के लवड़ के विलयन में जब उसको रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो आवेश है प्लस माइनस के आवेश उत्पन्न हो जाता था, तब विलयन पर समान मात्रा में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की छड़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जो इसमें डाले गए हैं क्या होते हैं, इस प्रकार के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग पढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है, क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं किसे हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ के मध्य और विलयन की सतह के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझे इसको ध्यान से। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, जैसे कि फिर से हमने Zn की छड़ ले ली, इधर क्या ले ली, Zn की छड़ ले ली है। अब ये उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबो दिया हमने इसको ZnSO4 में, मतलब जिंक सल्फेट में ही डुबो दिया। इधर कॉपर को ले लिया और इधर कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबो दिया है। तो धातु की छड़ के मध्य और विलयन की सतह के मध्य, देखिए धातु की छड़ है और ये विलयन की सतह है,
इनके मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसे प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अगर पूछा गया ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए कारक क्या है? पहला कारक है चालक की प्रकृति। जो चालक है उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसके बारे में बताया गया है। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी, मतलब जितनी ज्यादा उसके अंदर कंडक्शन होगी, जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, वो चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। आसान बात यह है, अगर चालकता अधिक है तो इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? अधिक उत्पन्न करेगा। ओके, चलिए दूसरी हेडिंग है धात्विक आयन की विलयन सांद्रता। देखिए धात्विक आयन क्या होते हैं, इसके अंदर जो है ये Zn क्या है, ये धात्विक आयन है इसके अंदर जो प्लस माइनस के हैं। धात्विक आयन की विलयन सांद्रता, सांद्रता कितनी है? सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। जो इसमें गाढ़ा मॉलिक्यूल होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो याद रखें, जैसे हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाते हैं। आयनन क्या होते हैं? ये प्लस माइनस जो होते हैं इसमें आयनन होते हैं। तो आयनन क्या होते हैं? घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। कब? जब विलयन की सांद्रता हम बढ़ाते हैं। तो ये क्या है? कारक है। तीसरी हेडिंग है तापक्रम। इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है। देखिए जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसके अंदर ये ताप पर भी निर्भर करता है कि ताप बढ़ा दे तो क्या होगा, ताप घटा दे तो क्या होगा। जो ताप बढ़ाने पर आयनन के बढ़ जाने के कारण होता है। देखिए जैसे ताप हम बढ़ाएंगे इसका तो उसके आयनन के बढ़ जाने के कारण होता है। तो इसमें आयनन बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाली थ्योरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बता दो। तो इसमें संबंध क्या है इसके बारे में जानते। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री एक मोलर धातु आयन के सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि इसको हम 25 डिग्री तापमान पर डुबोएंगे। 25 डिग्री तापमान पर हम इसको डुबोएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको डुबोएंगे। किसको? इलेक्ट्रोड को। किसी धातु की छड़ को, तो हमने धातु की छड़ ले ली यहाँ पर Zn और यहाँ पर फिर से ले ली कॉपर। तो जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य, तो धातु और विलयन के मध्य जो इसके अंदर विलयन है इसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, मतलब जो वोल्टेज उत्पन्न होते हैं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई नोट से। अब इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई में, ई नोट में संबंध क्या है इसके बारे में देखिए। इसका संबंध है ये नर्स समीकरण। तो याद रखें नर्स जो समीकरण है यही संबंध है और उसकी उपयोगिता बताइए। तो संबंध क्या है इसके बारे में देखिए। आपको ये समीकरण लिखनी है, ये जो समीकरण है ये आपको लिखनी है। E बराबर ई नोट माइनस के 2.03 RT अपॉन में NF log 1/mn पॉजिटिव। जहां R क्या है, देखिए जहां R जो है ये गैस नियतांक है, इसका मान इतना होता है 8.312 J मतलब जूल किलोग्राम इनवर्स मोल इनवर्स। और T क्या है? परमताप है, या फिर इसको केल्विन में माप सकते हैं। और F क्या? फैराडे नियतांक है जो 96,485 गुलाम मोल इनवर्स इसका मान होता है, या फिर न्यूमेरिकल में इसका मान 96,500 भी रखा जाता है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। और Mn क्या है? विलयन में धातु आयन की सांद्रता। तो ये जहां करके आपको पता होना चाहिए और ये समीकरण लिख दो तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो फैराडे के 2 नियम आते हैं केमिस्ट्री के अंदर और चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये। तो देखिए पहला जो इसका नियम है इसको समझते हैं। पहला नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, आप किसी भी चीज को लें, जैसे पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो उसका विद्युत अपघटन कर देगा। ओके, देखिए कैसे करेगा आपको चित्र में दिखाया जाएगा। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, ये प्लस माइनस के क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, तो यहाँ पे
पदार्थ का द्रव्यमान इस सेल के इलेक्ट्रोड पर कुछ द्रव्यमान होगा W, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन में प्रवाहित की गई विद्युत की, देखिए इस बिलियन में इस बैटरी से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है या फिर आवेश प्रवाहित की जा रही है Q विद्युत की, या फिर मात्रा उसका जो कुल आवेश है, देखिए इसमें जो प्रवाहित कर रहे हैं कुल आवेश प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत के रूप में, तो उसके समानुपाती होता है। इसको समझे एक बार और ध्यान से। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या बताया गया था, किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर जो मुक्त अवस्था में द्रव्यमान इकट्ठा होता है वो उसमें प्रवाहित की गए आवेश के समानुपाती होता है। जितना आवेश भेजोगे उतनी ज्यादा मात्रा में यह W का मान इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए ये जो W है ये क्या है, ये पदार्थ की मात्रा है और ये समानुपाती किसके होगा, Q के, इसके Q के, क्योंकि Q क्या है, इसमें आवेश है। अगर समझते हैं, देखिए W जैसे ही आप इसका समानुपाती का मार्क हटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा Z और Z Q हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो यहाँ पर W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ZIT। ये इसका क्या है, पहला नियम है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वो देखिए, जहां Z क्या है, Z क्या है, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी क्या है, तुल्यांक है। क्या है फ्रेंड्स, तुल्यांक है, याद रखें। और I क्या है, यहाँ पे है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। इस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। और T क्या है, यहाँ पे समय है। T क्या है, समय है। और समय का मात्रा आप जानते हैं क्या होता है, सेकंड होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आसान है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर जितना ये W का मान इकट्ठा होगा वो प्रवाहित किए गए कुल आवेश के या फिर विद्युत की मात्रा के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब Q के क्या होगा, समानुपाती होगा। और आसान इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए इसका दूसरा वाला नियम पढ़ते हैं। देखिए आपको आसान तरीके से बताए जाएंगे, केवल आपको ध्यान से समझना इनको। क्या है, देखिए दूसरा नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के बिलियनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि फैराडे का दूसरा नियम ये कहता है, इसमें विभिन्न क्या लेते हैं हम, विभिन्न लेते हैं विद्युत अपघट्य। तो देखिए एक ये वाला हुआ H2SO4 का, एक ये वाला हुआ CuSO4 का कॉपर सल्फेट का, एक ये हुआ AgNO3 का। ये हमने विभिन्न विद्युत अपघट्य ले लिए। विद्युत अपघट्य आपको बताया है कि कोई भी सॉल्यूशन लेंगे उसमें प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा, तो विद्युत अपघट्य बना देगा। तो विद्युत अपघट्यों के बिलियनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो इसमें क्या है, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर देखिए, इसमें जो ये इलेक्ट्रोड हैं, ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के जो द्रव्यमान होंगे, पदार्थ का जो द्रव्यमान है W, उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांक भार क्या होता है, E होता है, तो उसके समानुपाती होता है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान, और पदार्थों का द्रव्यमान होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है W। क्या होता है, W। उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होता है फ्रेंड्स, E होता है। क्या होता है, E। जैसे ही आप ये अनुक्रमानुपाती का मार्क हटाएंगे तो क्वेश्चन वैल्यू आएगी यहाँ पे Z। क्या आएगी, Z आएगी। ओके, अगर हमें यहाँ पे अगर किसका Z का मान चाहिए, किसका Z का, तो कैसे निकलेगा, देखिए गुणा में इसके बटे में आएगी, तो W के बटे में कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। एक फॉर्मूला इसका ये बना, ध्यान से सुने। Z का मान चाहिए तो हमेशा गुणा की संख्या बराबर में कहाँ आती है, इसके बटे में आती है, नीचे को आती है। अब चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर आप इसको देखिए, अगर आप यहाँ पे Z1 का मान निकालेंगे, किसका, Z1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा W1 और नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, E1। अगर यहाँ पर Z1 लेंगे तो यहाँ पर W1 अपॉन में E1 लेंगे। अगर आप Z2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अगर आप Z3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा E3। क्या हो जाएगा, E3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से,
हम लिख सकते हैं, देखिए जो Z1 Z2 Z3 है ये Z के बराबर होगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, W1 बटे में कौन है E1 है, कौन है E1, और ये किसके इक्वल है Z2 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W2 और बटे में क्या हो जाएगा E2, तो ये किसके इक्वल है Z3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा W3 और नीचे कौन है E3, कौन है E3। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोनों का दोनों जो नियम है ये सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में, तो काफी आसान है। इसमें क्या बोला गया है कि दो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त द्रव्यमान है W वो यहाँ पर तुल्यांकी भार के समानुपाती है। पहले वाले नियम में क्या था, पहले वाले नियम में देखिए यहाँ पर बोला गया था कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर क्या होता है, एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान मतलब जो W है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के या फिर विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर विद्युत आवेश के समानुपाती मतलब क्योंकि वहां पर किसके है, तुल्यांकी भार E के समानुपाती है। तो यहाँ पर जो W है ये समानुपाती किसके है, क्योंकि, और यहाँ पर जैसे समानुपाती का मान घटाएंगे तो यहाँ पर Z आएगा, और Z क्या है यहाँ पे एक स्थिरांक है, और यह है विद्युत अपघटनीय तुल्यांक या फिर स्थिरांक कह सकते हैं, और I क्या है विद्युत धारा होती है, और T क्या समय है। तो इसका आसान सोल्यूशन है और दूसरे वाले का भी काफी आसान है। तो काफी इजी चित्र भी है, इसमें चित्र में क्या लेना आपको, ये भी कर लेना, इसमें क्या दो इलेक्ट्रोड डालने प्लस माइनस के और इसको कनेक्ट कर देना किससे, बैटरी से, ओके। और दूसरा वाले में क्या है, दूसरे वाले भी आसान है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है W वो किसके तुल्यांकी भार के समानुपाती है, और इसका सोल्यूशन भी आसान है। जैसे समानुपाती का मान घटाएंगे तो क्वेश्चन आंसर से आ जाएगा Z, और मुझे किसका मान चाहिए, Z का चाहिए, तो ये गुणा में तो इसके बटे में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर समझें, अगर आपको Z1 का मान चाहिए तो यहाँ पर Z1, देखिए यहाँ पर Z1 का मान चाहिए तो यहाँ पर 1 1 लगा दें, मतलब W1 अपॉन में E1, Z2 का चाहिए तो W2 बटे E2, और Z3 का चाहिए तो W3 बटे E3। तो इस तरीके से सारे के सारे मान आप निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। मतलब ये सारे जो मान होंगे ये आपस में बराबर होंगे, मतलब Z1 जो बराबर होगा Z2 के होगा, Z3 जो बराबर होगा ये Z2 के होगा, मतलब सब आपस में इक्वल हैं। तो हम इनको सबको बराबर में इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से इसका आसान तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत और रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं, इसके प्रमुख लक्षण बता दो, और दो प्रमुख इसके उपयोग लिखने हैं। और ये क्या है, मोस्ट टाइम है, क्या है, मोस्ट टाइम है एग्जाम के लिए, आपको जरूर तैयार करनी चाहिए। तो पहली हेडिंग है इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखिए विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को, तो धातु जैसे कि कॉपर होता है धातु है, Au क्या है यहाँ पर धातु है जो गोल्ड होता है। तो विभिन्न धातु तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, तो इनके अगर वोल्टेज को बढ़ते हुए क्रम में रख देंगे हम, तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए जैसे सोडियम से ज्यादा जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है, Mg को होता है, तो Mg लिख सकते हैं। और यहाँ पर Mg से ज्यादा होता है Cu का, कॉपर से ज्यादा होता है Au का। तो इस तरीके की जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब क्या इसका कि जो सोडियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो Mg से कम है, और Mg का और Cu का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो Au से कम है। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हमने इसको रख दिया है इस तरीके से, तो क्या होगी, जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। और इसमें पूछा गया है कि इसके प्रमुख लक्षण बता दो, लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला लक्षण क्या है कि श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तत्व की अपचयन क्षमता घटती है। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, अपचयन क्षमता घटती है। जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ जाती है। नीचे से ऊपर को जाओगे तो अपचयन क्षमता बढ़ेगी, ओके। और यहाँ पर क्या होगी, अगर नीचे से देखिए, अगर श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो अपचयन क्षमता घटेगी। अपोजिट कर देना। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं, जैसे देखिए जो H से ऊपर वाले तत्व हैं सारे के सारे हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो इस तरीके का क्या है, इसका लक्षण है, ओके। देखिए और जो इसका तीसरा लक्षण है इसके बारे में देखें कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। और चौथा क्या है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। और पांचवा क्या, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही
प्रबल अपचायक होता है, इसको भी ध्यान पर रखना है। और छठा क्या है कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो ये भी क्या है, और ये आईएमपी है छठा वाला, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका विलयन का रंग क्यों चेंज हो जाता है, वो इसी पर आधारित है। तो देखिए श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्व को अपने विलयन से उससे विस्थापित कर देता है, जिससे कि उसका रंग चेंज हो जाता है। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब ये पूछा गया कि इसके कुछ उपयोग बता दो। तो पहला उपयोग क्या कि किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, मानक वैद्युत वाहक बल क्या होता है इस, और ये कितना होता है इसका निर्धारण करने में इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है इसकी तुलना करने में इसका यूज करते हैं। ओके, देखिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रा क्या है, ये काफी बार पूछा गया है। क्या है कि किसी चालकता के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के कप्पा से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि के बराबर होता है 1/ρ, ये इसका फॉर्मूला है। ये है विशिष्ट क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। जहां ये जो रो है ये है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखें विशिष्ट प्रतिरोध। और के क्या है, यहाँ पर कप्पा है, याद रखें क्या है, कप्पा है। ये दो यहाँ पर सिंबल है, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए अब है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकत्व को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए। तो किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है लैम्डा ई क्यू बराबर है, इसका फॉर्मूला है आपका के गुणा के 1000 बटे में सी। और सी क्या है, यहाँ पर नॉर्मलता है, इसकी जगह एन भी लिख सकते हैं। तो एक बार और समझे, किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को, तो इसको बोलेंगे तुल्यांकी भार के चालकत्व को, मतलब लैम्डा ई क्यू, उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब है मोलर चालकता, ये भी काफी आती है। मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, सूत्र बताइए। किसी विलयन की निश्चित आयतन में उपस्थित, तो निश्चित आयतन हो चाहिए, उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोलर द्वारा कराए गए आयनों की चालकता। तो 1 मोलर द्वारा आयनों की चालकता जो होगी उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है के × 1000 बटे में क्या है, एम। तो याद रखें। तो इसका जहां करके क्या लिखेंगे आप, जहां करके लिख सकते हैं एम बराबर क्या है, इसकी मोलरता है। तो मोलरता जो भी इसमें मान दे रखा होगा न्यूमेरिकल में वो एम बराबर रखेंगे। ये कप्पा है ही, और यहाँ पर जो लैम्डा एम है ये है मोलर चालकता। क्या है, लैम्डा एम बराबर क्या है, मोलर चालकता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन इसका लास्ट है, जो काफी रिपीट किया गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना है, इसकी उपयोगिता बतानी है, क्या होती है इसकी उपयोगिता। देखिए क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये इसका चित्र है। समझे इसको, थ्योरी को, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद, एक कांच की नली होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, कांच की नली में बंद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जो पड़ा हुआ है ये इसके अंदर क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ओके, क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनियम की परत चढ़ी रहती है। तो इसके अंदर क्या होती है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनियम की परत चढ़ी रहती है। यह इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव आयन के एक मोलरता बिलियन, मतलब एक HCl, इसमें क्या लिया गया है, HCl लिया गया है। तो एक मोलर HCl के बिलियन में इसको रखा जाता है, तथा इसमें एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध H2 गैस निरंतर प्रवाहित करते हैं। तो एक वायुमंडल गैस पर एक एटीएम, मतलब जो वायुमंडल दाब है इस पर H2 गैस इसके अंदर प्रवाहित करेंगे लगातार।
प्लेटिनियम पर उपस्थित सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनियम ब्लैक H2 को अपक्षेपित करके H2 तथा H आयनों में शीघ्र साम्य स्थापित करने में सहायता करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों की तरह ये कार्य करता है। जब यह एनोड की तरह कार्य करता है तो क्या होता है, एनोड की तरह कार्य करता है तो ये ऑक्सीकरण करता है। जब ये कैथोड की तरह कार्य करता है तो क्या करता है, अपक्षयन करता है। तो आसान थ्योरी है और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि इसका उपयोग बता दो। तो उपयोग क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस इलेक्ट्रोड को मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित करके एक सेल तैयार करते हैं। तो जैसे एक सेल तैयार करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को वोल्टमीटर की सहायता से माप लेते हैं और इसी काम में आता है क्या माप लेते हैं, विभवांतर को। तो विभवांतर के मापने को जो विभवांतर मापा जाता है वो इसी से मापा जाता है। विभवांतर को वोल्टमीटर की सहायता से माप लेते हैं। तो इस तरीके से इसका उपयोग आप देख सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सारे के सारे हमने आई के क्वेश्चन करा दिए। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड।